मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। न दिन को सुकून है शाकिर न रात को, न दिन को सुकून है शाकिर न रात को, वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का खून है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। हम प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात, जो आप हर संडे को सुनते हैं। मेरे और आज भी मेरे साथ होस्ट शगुफ्ता इंदिरा जी। तो शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नारी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक है? आप अच्छे से हैं? अरे बस अल्लाह का करम है। अच्छा बताइए, किन पर्सनैलिटी को आप लेकर आए हैं यहाँ? हम सुनना चाहते हैं, कौन है ये? जो ज्ञान विशेष है, हर किसी का इनका पता है, कब है बर्थडे है, कब क्या है, नाम वो खुद बताएंगे। अच्छा, दिन विशेष। अच्छा हाँ, क्या है नाम उनका? वो खुद बताए। क्यों सर, इस प्रोग्राम में आपको खैर मकदम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नारायण चिंचवड़े, पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैंने टीचर के रूप में नॉर्मल स्कूल के बच्चों के स्कूल में मैंने काम किया है। 18 साल काम करके मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और अभी दिन विशेष का कार्य करता हूँ। बाकी और ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब कुछ है, तो ये काम में अभी जुटा हुआ हूँ। यही छोटी सी मुलाकात है, परिचय है मेरा। तो बहुत अच्छा। हाँ जी जी सर, आपको वेलकम है इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। तो अच्छा बताइए, आपने बताया कि आप महाराष्ट्र के हैं। आप तो पहले मतलब एक टीचर थे, तो आप ये बताइए कि आप अभी भी काम करते हैं या कुछ रिटायर हो चुके हैं आप? हाँ, रिटायर हो चुका हूँ और अभी घर पर ही हूँ। और बाकी ऑर्केस्ट्रा वगैरह मेरा स्वरांगन दृष्टिहीन संस्था करके हमारी संस्था है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और ये संगीत कलाकारों की संस्था है सभी, जिसमें तकरीबन 50 कलाकार हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं। और जो नए कलाकार आते हैं उनको गाइड करना और उनको स्टेज उपलब्ध करा देना, ये काम हम करते हैं। और जो संगीत के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं या कोई सीखना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करना। और जो कलाकारों ने अच्छा कार्य किया है संगीत क्षेत्र में, ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत भी करते हैं। स्वरभूषण नाम का हमारा पुरस्कार होता है, जो हर साल हम हमारे फाउंडेशन डे पर देते हैं। अब तक हमने 13-14 लोगों को पुरस्कृत किया है, ब्लाइंड लोगों को, सभी दृष्टिहीन बाधित लोगों को। अच्छा सर, कि आप पार्शली ब्लाइंड हैं या बाय बर्थ ब्लाइंड? नहीं, मैं बाय बर्थ नहीं हूँ। बीच में ही, यानी 3 साल का था तब मैं चेचक, मालूम है आपको? तो चेचक की वजह से, हाँ, तो चेचक ही कहते हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसकी वजह से मेरी आंखें चली गई, दोनों भी आंखें चली गई और मैं अभी टोटल ब्लाइंड हूँ। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या अब ये है कि अब फैमिली में भी अच्छे से रहते हैं? कि फैमिली क्या है आपकी? फैमिली तो अभी माता पिता तो गुजर चुके हैं। अभी मेरी मिसेस है, 2 लड़कियां हैं और एक लड़की, दोनों लड़कियां जॉब करती हैं। एक लड़की की शादी हो चुकी है, बड़ी वाली की, और छोटी है, दोनों जॉब करते हैं।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, लेकिन काम कर रहे हैं और बिजी है। दोनों भी ग्रेजुएट हुए हैं और अच्छी तरीके से वो नॉर्मल है, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मिसेज ब्लाइंड है, हम दोनों से ब्लाइंड है, बाकी सब हम पूरी घर बार सब संभाल लेते हैं। मेरी मिसेज सब कुछ कर लेती है। अच्छा, वो भी ब्लाइंड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ। अच्छा, वो कुछ करती हैं? हाँ, वो भी पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही हैं। जॉब पे जाती हैं हर रोज ऑफिस, और जॉब करके फिर घर आती हैं, फिर घर का सब कुछ काम काज वो भी करती है। और लड़कियां भी हाथ बताती हैं उनके काम में। अच्छा 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 जी। हाँ जी। तो अभी आपने कहा मैं ये लोगों को सिखा रहा हूँ संगीत, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे अगर कोई सीखना चाहेंगे? वैसे तो अभी पुणे में ही कुछ लोग ज्यादातर हैं, वो हमसे जुड़ जाते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, तो सोशल मीडिया के द्वारा सबको पता चल जाता है कि भाई पुणे में ऐसी संस्था है यहाँ पर संगीत का मार्गदर्शन किया जाता है। और खास करके हमारा ऑर्केस्ट्रा का ही मेन प्रोजेक्ट है, और साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि भाई निवासी रूप का एक संगीत विद्यालय हम शुरू कर सके। फिर जगह का सिर्फ प्रॉब्लम है, जगह नहीं उपलब्ध हो रही है, तो अगर जगह मिल जाए तो हम एक हॉस्टल जैसा, गुरुकुल जैसा एक संगीत विद्यालय हम शुरू करना चाहते हैं पुणे में। तो ये देखते हैं हम कहाँ तक सपना पूरा होता है। नहीं, कोशिश का होगा सपना पूरा आपका। हाँ जी, हाँ, कोशिश इंसान की होनी चाहिए, बाकी खुदा के हाथ में। हाँ जी, आपकी दुआएं हैं सबकी, और इंशाल्लाह भगवान की आशीर्वाद है। हाँ, अब मैं आता हूँ आपकी बचपन की, और जब से आपकी प्रॉब्लम हो गई है तब से आपको किन्होंने संभाला, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी। तो ऐसा कुछ फिर आपने कैसे किया ये सब कुछ? थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो वहाँ सभी आजू बाजू में रहने वाले तो सभी नॉर्मल थे, और नॉर्मल बच्चों में खेलता था। बच्चे भी कभी उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ, दृष्टिबाधित हूँ या कुछ, हमारे में खेल नहीं सकते। ये पुराने जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं होती, या फिर वो बच्चों जैसे ही हमारे जैसे हम एक मिलकर खेलते थे। तो कभी कभी ऐसा पता नहीं चला कि हम ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं, और हमें कुछ कमियां हैं। लेकिन बाद में और माता पिताजी ने भी कभी ये नहीं कहा कि भाई दिखता नहीं है तो तुम कुछ काम कर नहीं सकते हो। सब काम मुझसे उन्होंने करके लिया। यानी कि छोटे छोटे जो भी काम थे, बटन लगाना, शर्ट के बटन लगाने के, वो सभी काम मुझे करवाते थे। ऐसे खुद लगाते नहीं थे, तू ही लगाओ बोले थे। शर्ट के बटन लगाओ, चड्डी की नाड़ी बांधो, सब कुछ। तो ये सब मेरे से करवा लेते थे। और जनरली क्या होता है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है कि उनके माँ बाप, पिताजी और माता जी, वो खुद कर लेते हैं सब। ये इसको दिखता नहीं तो क्या करेगा। ये इस तरह कल ही हमने एक व्यक्ति ने कहा, जो ये होता है ना बिस्किट, उनका छिलका अभी तक कुछ ब्लाइंड को नहीं आता है। तो ये माँ बाप की कमजोरी है। हाँ, ये माँ बाप की कमजोरी है। तो मेरे माँ बाप तो खास भाई कहने लायक बात यह है कि मेरे माँ बाप कुछ सीखे हुए नहीं थे, वो अनपढ़ थे। बस तीसरी चौथी कक्षा में कुछ किया होगा, उतना ही। तो फिर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू दिखता नहीं, तुझको तो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसा कभी नहीं उन्होंने महसूस होने दिया। सब कुछ काम मेरे से करवा लेते थे। इवन घर का झाड़ा पोछा करना होगा तो उसका भी काम मेरे से करवा लेते थे। ये बात थी। तो फिर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे दिखता नहीं है, मुझे में कुछ कमजोरी है। और बाद में फिर स्कूल में जब मैं गया ब्लाइंड स्कूल में, स्पेशल स्कूल में, तो वहां जाने के बाद फिर महसूस होने लगा कि अरे भैया ब्लाइंड लोग अलग होते हैं,
हाँ बहुत। तो आजकल मैंने सुना है जो आजकल के मतलब कई इलाके हैं दिल्ली को छोड़कर, वहां पर विजुअली अम्पेयरों को भगवान के रूप माना जाता है, घरों में बैठाते हैं, ये कह रहे वो ये पीर बाबा की तरह है, मतलब अवेयरनेस की जरूरत है। ये किस हद तक मतलब ये क्या है आजकल के मतलब महाराष्ट्र और कहीं कहीं इलाके मैंने सुने हैं उड़ीसा, ये किस हद तक सही है? नहीं समझ में नहीं आया। मतलब आजकल के लोग कह रहे जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो कह रहा है जो विजुअली अम्पेयर है ये भगवान है, ये पीर बाबा है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ कई हद तक तो ये सच है। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि भाई ये भगवान के रूप हैं और ये लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महाराष्ट्र में, पुणे में भी, ग्रामीण भाग में या देहात में ऐसा कुछ समझ लेते हैं लोग कि भाई ये भगवान का रूप है, इनकी कुछ अलग शक्ति इनकी होती है। तो ये बात ग्रामीण में या देहात में ज्यादा चल रही है। बहरहाल अभी तो शहरीकरण पूरा सब जगह हो रहा है और महाराष्ट्र तो बहुत डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे सब कुछ अभी पता चलने लगा है कि भाई इसमें कुछ ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ इनको आंखें नहीं है और ये आंखें ना होने की वजह से एक चीज इनमें नहीं है, फिर तो भी क्या हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात, मेरे साथ है होस्ट शुभगुप्ता। तो मेहमान है आज के निरंजन झुंझुनवार सर। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनके बारे में। तो शुभगुप्ता क्या लगता है आपको, मतलब इतनी हौसला आजकल? हाँ हम बहुत ही अच्छे से इन्होंने सब कुछ किया है, मतलब हाँ। अपनी लाइफ बिताने के लिए, मतलब अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, स्ट्रगल बहुत अच्छा किया है। तो वो भी हम उनसे पूछेंगे अभी और कुछ वो पता ही है। तो अब मैं आता हूँ आपकी वो ज्ञान, जब मैंने आपको जाना तब आप ग्रुपों में डॉक्यूमेंट फाइल भेजते हो सुबह के वक्त दिन विशेष, बाद में अपने यूट्यूब चैनल ओपन किया। वो दिन विशेष आपको कैसे पता लगता है फलानी बंदे को बर्थडे, बड़ी हस्तियों को बर्थडे, कुमार शनो, मोहम्मद रफी या कोई और भी हो, वो कैसे आपको पता लगता है? पहले इंटरनेट से पता करवा लेता हूँ सब। इंटरनेट से साइट पे जाकर सब कुछ पता करवा लेता हूँ। तो वहाँ से सब जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसको कलेक्ट करके फिर वापस उसमें ब्रेल में उसको कन्वर्ट करता हूँ, ब्रेल में लिख लेता हूँ सब। क्योंकि इतना सब बोलना और याद में रख के बाय हार्ट करके बोलना ये कठिन है, मेरे लिए तो कठिन है। इसलिए मैं सब ब्रेल में लिख लेता हूँ और ब्रेल में लिख के फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन ये ब्रेल में लिखने के लिए और सब कुछ कंफर्म करने के लिए 3 घंटा रोज जाता है, 3-3.5 घंटा। तो रात के 2 भी बज जाते हैं। हाँ, मेरे पास 2 बजे लिंक आता है। हाँ। तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि पहले क्या करता हूँ कि भाई ये इंटरनेट पर जाकर जो भी बातें, वहाँ भी कुछ बातें गलत होती है। तो उसको कंफर्म करना पड़ता है गूगल से। तो गूगल से फिर कंफर्म करके फिर उसको लिखना पड़ता है। फिर भी कहीं 1-2 1% आधा % यहाँ इधर उधर हो जाता है। फिर भी जितना अच्छा और क्लियर और सच्ची जानकारी जहाँ तक पहुँचे उतना काम मेरा रहता है कि उतना प्रयास मेरा, कोशिश मेरी रहती है कि भाई अच्छे से अच्छा अपना काम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि इस पर ही निर्भर है ना लोगों, भाई मेरा दिन विशेष अगर अच्छा ठीक से जाए और जानकारी ठीक जाए, अच्छी जाए, सही जाए, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे यार, विश्वास करेंगे मेरे इस दिन विशेष पर। भाई इनकी जानकारी अच्छी होती है, ठीक तरह से आती है, विचार अच्छे होते हैं, सवालात अच्छे होते हैं। सवाल भी मुझे कंफर्म करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है कि सवाल सही है कि नहीं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एक हजार सवाल का जवाब गलत भी होता है, झूठ भी होता है। तो उसको वापस 3-4 वेबसाइट पे जाकर कंफर्म करके वही सब जगह सही जवाब है ना, नहीं तो एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे सवाल मैं लेता भी नहीं हूँ क्योंकि ऐसे सवाल लेके फिर कंफ्यूज मैं कंफ्यूज हो तो लोगों को कंफ्यूज करूँ, ये होता है।
सर मैं जब तक कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं जब तक ठीक ठाक नहीं समझ पाता हूँ तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। तो इस तरह से ये डिमिशेज बनकर आ जाता है। अच्छा, मुझे बताइए इससे आपको क्या फायदा, आपको लगता है इसमें जिंदगी में कुछ फायदा होने वाला है? क्योंकि कुछ लोग शौक के लिए करते हैं। शौक के लिए, वही समाधान के लिए मैं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मेरा भी इसमें नॉलेज बढ़ जाता है। ये प्लस पॉइंट है कि मैं भी अच्छी तरह से नॉलेज मिलती है मुझे। और यूट्यूब पर रखता हूँ। और ये एक बात ये है कि भाई चलिए आज कुछ काम कर रखूँ, कल हूँ मैं या ना हूँ, लेकिन ये चैनल तो होगा सभी के साथ में, तो सब लोग इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और जानकारी हासिल कर सकेंगे। अब आता हूँ एजुकेशन की तरफ से, क्योंकि आजकल आपको लगता है क्योंकि एजुकेशन कम होते जा रहे हैं, अगर हम ब्रेल की बातें करते हैं वो कम होते जा रहे हैं बुलंदों में आजकल होते जा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? बहुत बड़ा रीजन तो एक बात मैं बताऊं कि ब्लाइंड स्कूल का ही कुछ लोगों ब्लाइंड स्कूल जो है उन्होंने ही इसका महत्व कम करने की शुरुआत की है। मैं ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बात ऐसी हो रही है कि ब्लाइंड स्कूलों में दृष्टिबाधित अध्यापकों की कमी है, या तो फिर उनको कम सेवा करने का मौका मिल रहा है और इसकी वजह से भाई ब्रेल की ओर थोड़ा सा ध्यान कम हो रहा है। मेरा मानना यह है कि ब्रेल आना ही चाहिए और दैट इज वेरी मच, क्योंकि अगर आप ब्रेल ठीक से ना पढ़ पाए तो आपको कौन सा शब्द कैसा है इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा। लोगों को लगता है कि भाई हम कंप्यूटर आता है, हमें कंप्यूटर हम सीख सकते हैं, कंप्यूटर में अभी सब कुछ हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर ही अलग आगे वाली बात है। ये पहला बेसिक आपका ब्रेल है, तो ब्रेल तो सबको आना ही चाहिए। मान लीजिए मैं उल्टा सवाल ये पूछता हूँ, तो अगर कंप्यूटर आ गया है तो फिर साइटेड लोगों को उनकी इम्प्रिंट की क्या जरूरत है? वो भी ऐसे ही सीख लेना कंप्यूटर से। क्यों नहीं सीख? मेरा ये सवाल है। हाँ जरूरी है। तो उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है फिर ये ABCD पढ़ाने की? मत पढ़ाओ उनको ABCD, सीधे कंप्यूटर दिखाओ उनको। तो ऐसा नहीं होता उनको क्यों? फिर हमें ABCD पढ़ने के लिए तो ब्रेल ही चाहिए ना भाई। और हर वक्त कंप्यूटर आपके साथ हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई सीधा साधा दुकानदार है, छोटी दुकान वाला, उसके पास कंप्यूटर होगा या नहीं होगा, लेकिन ब्रेल से तो होगी। उसको क्या हमारे दुकान में कमी, माल खत्म हो गया है, कौन सा माल लाना है, कौन सा माल जो स्टॉक में है नहीं है, वो ब्रेल में लिख के दुकान के पास जाकर वो सब करवा सकता है ना भाई कि मैं मुझे ये सामान चाहिए भैया अभी, तो लिस्ट भेजेगा कैसे? है ना। मैंने भी दुकान चलाई है, तो मैं तो ब्रेल में ही सब लिस्ट लेकर जाता था बड़ी दुकान वालों के पास कि भाई मुझे ये चाहिए, और उनको भी ये देखकर अच्छा लगता था कि भाई ये आदमी आता है तो अपडेट आता है। देखो नहीं तो फिर तो याद करके एक आप सामान बताओगे तो दुकान वालों को भी उतना टाइम नहीं होता है कि आप याद करते बैठेंगे 10 मिनट। उनको भी फटाफट बताना चाहिए कि क्या क्या चाहिए आपको। अगर मैं उनको अपडेट रहकर ब्रेल में लिखकर उनके पास जाऊं और फटाफट पढ़ के उनको दिखा दूं तो 2 मिनट का काम 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने दुकान भी चलाई है, मैंने कंपनियों में भी काम किया है, मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम किया है। हर एक में काम किया है। ये तो पता ही है। टेलीफोन ऑपरेटर का मुझे 10-12 साल का अनुभव है। टेलीफोन ऑपरेटर मैंने कंपनी में किया है, लॉज में किया है, और टेलीफोन का बूथ भी चलाया है, और ट्रेनिंग का काम जो रहता है कुर्सी बिनना हो ये भी काम किया है, वो भी चलाता हूँ। हाँ जी, सब कुछ काम। कितने गुण हैं इनमें? गुण ही गुण है इनमें। और अब मैं आता हूँ डोर टू डोर जाकर मैंने कैलेंडर वगैरह सब कुछ ये भी बेचे हैं। ये
शादी के जो कार्ड रहते हैं ना, हाँ कार्ड कम हो गए, लेकिन तो शादी के कार्ड्स भी मैं लेकर जाकर लोगों के ऑर्डर लेता था। ये एल्बम रहता था, उसमें एल्बम में सब हर तरह के कार्ड रहते थे, छपवाना, तो जो भी आपको कार्ड पसंद आए, हाँ, उसका नंबर होता था, ये नंबर या 4 नंबर का कार्ड मुझे पसंद है, ये कार्ड मुझे 100, 200, 50, 500 जो भी है उस क्वांटिटी में छपवा देना। ठीक है। तो फिर कार्ड का नंबर लिख के फिर हम ये प्रिंटिंग में जाकर उनको बता देते कि भाई ये कार्ड नंबर का ये नंबर का कार्ड मुझे 500 चाहिए, तो छपवा देते थे। ऐसे इस तरह से ऑर्डर पूरी होती थी। लेकिन इसके लिए सब ब्रेल आवश्यक है। अगर ब्रेल आपके पास हो तो हाँ, ये सब कुछ ब्रेल में हम कर सकते हैं। तो ब्रेल अपने ब्रेल को एक सहारा बनाया, बहुत ही अच्छा, मतलब हर एक सहारा बनाया है ब्रेल को, बहुत ही अच्छा। टेलीफोन ऑपरेटर का काम जब करता था तभी भी ब्रेल का यूज करता था। सब नंबर, उस कंपनी के पूरे नंबर मेरे ब्रेल डायरी में हुआ करते थे। और बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि भाई उस कंपनी के सभी लोग मुझे आकर पूछते थे कि फला का नंबर क्या है। मैं 2 मिनट में निकाल के देता था ये नंबर का। तो उनको बहुत ताज्जुब होता था कि भाई ये क्या बात है, ये आदमी सब ब्रेल में सब लिख के रखता है। तो ब्रेल का प्रचार भी हो जाता नहीं इसी बहाने, है ना, क्योंकि इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। प्रैक्टिस होती है, लेकिन प्रचार भी हो जाता है। प्रचार भी लोगों को पता चलता है। यहाँ हमें ये निश्चित मिलता है क्योंकि लोगों ने टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रखा है अपने आप को, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको ABC पढ़ के नहीं मिलती है बहुत कुछ हद तक, मगर ब्रेल तो ब्रेल ही है, ब्रेल तो ब्रेल। हाँ जी। तो हाँ, अब मैं आता हूँ आपकी शौक के ऊपर। इस चीज के अलावा आपको क्या क्या शौक रहा आपकी जिंदगी में? शौक वैसा अलग ऐसा कुछ नहीं, संगीत का ही शौक है बस। तबला बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ और ढोलक ढोलकी सब कुछ, ड्रम सेट, रिदम मशीन, ये सब कुछ बजा लेता हूँ। गाता हूँ थोड़ा बहुत, लोगों को बेसुरा करके गा लेता हूँ। नहीं अच्छा है, आपकी इच्छा है। मैं तो यहाँ भी गाना, मगर मसला यार है, यूट्यूब का मसला है, तो ये चीज है। तो जी अच्छा सर, आपने मतलब कहा कि स्कूलिंग वहाँ से हुई, यहाँ से ली, लेकिन फिर कहाँ तक पढ़ाई हुई पहले आपकी, कहाँ तक, किस क्लास तक? मेरा ग्रेजुएशन है। हाँ, BA किया है, BA BEd। अच्छा, BA BEd। अच्छा सर, ये बताइए अब कि आपको ये जॉब कैसे मिली? फिर ये कैसे मिली आपको ये जॉब, ये बताइए। जॉब कैसे मिली? अच्छा, हाँ। ये पहले इंटीग्रेशन सिस्टम हुआ करता था। 1978 में ये सिस्टम आया था, आपको शायद पता होगा। हाँ। ये ब्लाइंड लोगों के लिए इंटीग्रेशन सिस्टम जो थी, एकात्म शिक्षण योजना जिसे कहते हैं, यानी कि 4ठी कक्षा तक लोग हमारे ब्लाइंड बच्चे स्पेशल स्कूल में शिक्षा लेते हैं। बाद में 5वीं से लेकर आगे की शिक्षा नॉर्मल स्कूल में आते हैं सीखने के लिए। हाँ। तो उनको नॉर्मल बच्चों जैसे ही ट्रीट करना, और नॉर्मल बच्चे और ये स्पेशल स्टूडेंट, उनको उन दोनों में कोऑर्डिनेशन तैयार करना, पैदा करना और कोऑर्डिनेशन निर्माण करके उनको सिखाना। तो ऐसे टीचर के रूप में बहुत लोग इंडिया में काम करते थे इंटीग्रेशन में, और उस इंटीग्रेशन सिस्टम में ही मुझे काम यानी ये जॉब मिली थी। लेकिन क्या हुआ कि 2009 में ये सिस्टम बंद हो गई, इंटीग्रेशन सिस्टम बंद हो गई। अच्छा, हाँ। और बाद में फिर हमें नॉर्मल लोगों में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल टीचर के रूप में। तो फिर बाद में हमने नॉर्मल टीचर के रूप में काम कर दिया। फिर बच्चे कम आया करते थे ब्लाइंड स्टूडेंट, लेकिन नॉर्मल लोगों को ही सिखाना पड़ता था। जी। अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई फिर कि नॉर्मल मतलब स्टूडेंट को ऐसे सिखाना, क्योंकि ब्लाइंड को ये अपना पता होता है, ब्लाइंड को ब्लाइंड समझता है, तो नॉर्मल को एक सिखाना, ये बताइए। कुछ स्पेशल ऐसे विषय लेने पड़ते हैं, सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं कि भाई वही सब्जेक्ट हम सिखा सकते हैं। जैसे कि भाई साइंस थोड़ा सिखाना हमारे लिए मुश्किल है। आगे शायद चलकर क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के तौर पर आगे के बच्चे
आगे के शिक्षक आएंगे तो सिखा सकेंगे। लेकिन अब तक हमने देखा है कि भाई हिस्ट्री हो या जैसे हिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट है वो हम अच्छी तरह सिखा सकते हैं। वो तो क्या सिर्फ बताना पड़ता है कि हिस्ट्री क्या है, और कुछ मदद करने के लिए वहाँ के टीचर भी हमें सहायता करते थे, हेल्प करते थे कि अगर कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो जो क्लास टीचर है वो क्लास टीचर तो नॉर्मल होता था, तो क्लास टीचर उतना काम कर लेता था। और फिर भी अगर क्लास टीचर उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल में हर क्लास में एक 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, तो उनकी मदद से भी कर सकते हैं कि भाई उनको हाथ में लेकर ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखवाना है वो लिखवा सकते हैं। तो ये भी काम कर सकते थे और इस तरह से हमने सिखाया है, किया है। तो उन बच्चों का बिहेव कैसा आपके साथ रहा कि जैसे आप एक ब्लाइंड टीचर है, मतलब उनको ये पता थी, मतलब पूरा समझते थे, कि कैसा बिहेव रहा फिर? जनरली क्या होता है, ये छोटे बच्चे होते हैं और 5वीं 6वीं 7वीं स्टैंडर्ड के, तो ब्लाइंड लोगों के लिए वैसा तकलीफ मेरे स्कूल में नहीं हुआ, क्योंकि पहले से एक अध्यापक मेरे यहाँ पर सिखाया करते थे। लेकिन उनको सिखाने के लिए और उनको बताने के लिए और उन पर सुपरविजन करने के लिए क्लास टीचर साथ में होते ही हैं। तो क्लास टीचर अगर एक बार 2-4 बार साथ में रहकर उन्होंने बताया, और हमारी जब बच्चों लोगों को ये योग्यता, हमारी पात्रता क्या है सब जब समझ में आती है, तो फिर बाद में बच्चे शांति से सुन लेते हैं सब कुछ जो भी बताना है वो। और एक बार बच्चों से हम एक अच्छी तरह से घुल मिल गए, तो फिर बच्चे भी हमें तकलीफ नहीं देते, उल्टा हमें सहायता करते हैं हम लोगों को कि कहीं जाना हो, आना हो, या स्कूल में जाना हो, क्लास में जाना हो, ये सब कुछ बातें खुद आकर कि ऐसा भी हुआ है कि कई बार बच्चे हमारे ऑफ पीरियड हो रही है उनकी, तो ऑफ पीरियड में भी हमको बुलाने के लिए आते हैं, सर चलो ना ऑफ पीरियड है, कुछ हमको सिखाओ। ये भी हुआ करता था। बहुत ही अच्छा। तो बाद में ये यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को तो जैसे नए सुनने वाले जिनको ये पता नहीं ऑक्टोपैड क्या है, तो उनको तो ये समझे, हालांकि हमें तो पता है, लेकिन जिनको पता नहीं उनको बताइए क्या ये ऑक्टोपैड क्या है। ऑक्टोपैड मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑक्टोपैड एक ऐसी चीज है जिसमें सभी तरह के कोंगो, अब ये अलग जो आ गया है, कोंगो, बोंगो, ड्रम सेट, या फिर अच्छा बजाने के लिए रिदम के जो आवाजें हैं वो सब एक ही पैक में आ जाता है। जैसे कि अभी कीबोर्ड आपने देखा है, तो कीबोर्ड में वायलिन, सितार, यह सब कुछ एक ही इंस्ट्रूमेंट में आ गया सब कुछ। तो उस तरह का ये रिदम पैटर्न है, रिदम का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सभी रिदम के सेट, ढोलक, ढोलकी, तबला या कोंगो, बोंगो, ड्रम सेट, सब एक ही इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। साथ में जो साइड रिदम है, मान लीजिए कि मंजीरा है या मंजीरी है, मरकस है या ऐसे ट्रायंगल है, स्क्रैपर है, ये सब जो रिदम की चीजें एक ही पैक में आ जाता है, एक ही बॉक्स में, यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट में। तो ये है ऑक्टोपैड। और ऑक्टोपैड से ज्यादा अभी तो सैम्पलर भी आ गया है। सैम्पलर में तो भाई क्या कहते हैं, कीबोर्ड का और ये दोनों का इस्तेमाल हो गया अभी, कीबोर्ड प्लस रिदम का भी। अब तो ये सरल चीज हमारे लिए होंगी तो क्यों नहीं, अब तो ये सीखने की बात है सर। तो भाई तरक्की इतनी हो गई, लेकिन जो कलाकार अभी इसकी वजह से बेरोजगार हो रहे हैं, ये तो और एक अलग बात हो गई। हाँ वो तो हुआ, वो तो जैसे मशीनरी हर एक चीज की आ गई, तो यहाँ से बेरोजगारी हुई, ये तो माना पड़ेगा बहुत। हाँ सच्ची, ये सच है।
तो सर अब हम ये क्वेश्चन करते हैं आपसे कि मतलब आप स्कूल में ही रिटायर हुए, तो उसके बाद आपने जैसे कंपनी में काम किया, ऑपरेटिंग काम की, पहले कौन सा काम मिला दोनों में से आपको? सबसे पहले मुझे टेलीफोन ऑपरेटर का काम मिला था। हाँ। 1986 में, और मैं कॉलेज करते करते वो काम करता था टेलीफोन ऑपरेटर का। हाँ। मैं 12th में था और घर की थोड़ी परिस्थिति नाजुक थी, तो इसकी वजह से मुझे काम करना जरूरी था। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, 6ठी कक्षा में था तभी पिताजी गुजर गए थे, तो इसलिए फिर मुझे काम करना जरूरी था। और फिर मैं 12th में ही मैंने काम ढूंढा। एक हमारी आंटी थी, उन्होंने एक जॉब दिलवाया था, और फिर वहां पर मैंने 7 साल काम किया एक लॉज में, एक कलर ग्रुप ऑफ होटल करके पुणे में है, तो वहां पर टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया मैंने। बाद में एक कंपनी में भी काम किया है पुणे में, कॉटमैक प्राइवेट लिमिटेड में, और वहां की कंपनी छूट गई, तो फिर शादी हुई थी, तो शादी हुई तो फिर काम कमाना तो जरूरी है, जरूरी। हाँ, तो इसके लिए फिर टेलीफोन बूथ भी चलाया मैंने, खुद का टेलीफोन बूथ मुझे मिल गया था, और मैंने कहा था कि भाई कैलेंडर भी मैंने बेचे हैं, या छोटे छोटे डोर टू डोर जाकर बहुत चीजें भी बेची हैं मैंने। शादी के इनविटेशन कार्ड की भी ऑर्डर लेता था, और दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड पहले चलते थे। वो खाली ब्रेल में लेते हैं, कंप्यूटर से बनाए हुए? हाँ, कंप्यूटर से बनाए हुए। कंप्यूटर से, अच्छा। हाँ, बहुत ही जी जी। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर। अब आपको क्या लगता है यहाँ, क्योंकि ब्लाइंडों के लिए होने चाहिए, कौन सी अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ पर? मतलब चाहे महाराष्ट्र में या किसी और जगह, पूरी भारत तक अवेयरनेस की क्या होना चाहिए आपके हिसाब से एक ब्लाइंड के लिए? जिस तरह हम अगर मोबाइल की बात करें तो नया स्क्रीन रीडर आ गया है इसमें, तो रैंप्स कहीं कहीं जगहों पर है, कहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए एक ब्लाइंड के लिए नया? ब्लाइंड के लिए तो वैसे बहुत कुछ हो चुका है और होगा भी। वैसे सिर्फ लोगों की धारणा बदलनी चाहिए, इतनी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई लोगों की, वो जब पुराने ख्याल के लोग, पुराने ख्याल के लोग हैं, तो वो जब तक नहीं बदलते, और इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, हमको ही बताना पड़ेगा, हमको ही दिखलाना पड़ेगा ये हम कुछ कम नहीं, हम कुछ सब कर सकते हैं। लेकिन हम दिखाने की भी कोशिश करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं आता कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये तरक्की तो ऐसे एकदम से नहीं होने वाली, धीरे धीरे हो जाएगी। पहले तो भाई हम लोगों को क्या मंदिर के बाजू में बिठाया करते थे, इनका ये इतना ही काम है, भाई आज मंदिर के बाजू में बैठो, वहाँ कुछ मिलेगा वो ले लो और खा लो यही होता था। अब तो तरक्की बहुत अच्छी हो चुकी है, और सब जगह स्कूलें आ गई हैं, संस्थाएं आ गई हैं, और अभी वैसे अवेयरनेस भी ठीक तरह से बढ़ रहा है, हो रहा है। और धीरे देखिए ना, ये सब कुछ होने के लिए 200 साल गए। 1700 में पहली ब्लाइंड स्कूल निकली अपने हमारी, 1785 में पेरिस में होगी, और 1885 में हमारी भारत में जो अमृतसर में आई थी। तो उस वक्त का माहौल और अब का माहौल अगर देखें तो 200 साल इसके लिए लग गए कि अब कहीं तो हमारे काम का लोगों को विश्वास आने लगा है कि ये कुछ कर सकते हैं, वकीली कर सकते हैं, या प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। मान लीजिए देखिए ना, अभी कंप्यूटर चला सकते हैं, इसलिए तो हमें बैंक में भी अभी जॉब मिल रही है, और टेलीफोन ऑपरेटर की भी जॉब मिल रही है, और अच्छे अच्छे पद पर काम कर रहे हैं हमारे सभी ब्लाइंड लोग, है ना। तो ये धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा सब। ये एक झटके में होने वाला काम नहीं है।
अवेयरनेस हो रही है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। जैसे जैसे लोग सीखते जाएंगे। पहले क्या होता था कि भाई अनपढ़ लोग ज्यादा थे, तो अनपढ़ लोगों को ज्यादा पता नहीं चलता था कि सचमुच उनको विश्वास नहीं होता था कि ये कर सकते हैं कि नहीं। अभी सीखने वाले बहुत हो गए हैं, शिक्षित लोग बहुत हो गए, पढ़े लिखे बहुत हो गए हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। और उनकी तादाद जब बढ़ रही है तो हमारी भी तादाद ऐसी बढ़ रही है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अनेक कॉलेजों में हमारे लोग सीखने लगे हैं, तो उनको भी पता चल रहा है कि अच्छी तरह से सीख सकते हैं और अपना रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। ये हो सकता है, अवेयरनेस अच्छी तरह हो रही है जी। अब मैं आता हूँ टेक्नोलॉजी की दुनिया में। जब आपके साथ ही प्रॉब्लम हुई थी तो आपको कैसे पता लगा ये टॉक बैक है, ब्लाइंड भी मोबाइल चला सकता है? तो ये किस तरह आपको पता चल गई फिर बाद में? पहले तो ये टॉक बैक का जो जमाना बहुत पहले आ गया था। बहुत ही पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे तो पहले जो सिम्बल्स के मोबाइल थे, पहले वो छोटे नोकिया, नोकिया के वगैरह, तो उसमें पहले टॉक बैक तो नहीं था, बाद में टॉक बैक भी आ गया उसमें। तो पहले हमारे एक दोस्त थे अर्जुन भाई करके, तो मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाई ये कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं सब कुछ टॉक बैक। वो तो बहुत चतुर हो गए थे। लेकिन एक दिन वो खुद मेरे घर पर आ गए और उन्होंने मेरे एक मोबाइल में टॉक बैक लगा के दिया। और जब मैंने फिर हैंडल करना शुरू कर दिया तो फिर समझ में आ गया कि भाई नहीं, हम कर सकते हैं इसको। और फिर बाद में भी एंड्रॉइड जब आ गया तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, यानी हम ही खुद मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं। हम अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, खराब हो गया मोबाइल, तो 10-12 हजार हमारे पानी में जाएंगे। तो इसलिए वही नहीं है तो या है, अपना है, चल रहा है, टॉक बैक छोटा सा चल रहा है तो चलने दो। लेकिन बाद में उस पर भी प्रतिबंध आ गए और वो भी बंद होने लगे, सिम्बल्स के मोबाइल बंद होने लगे, फिर एंड्रॉइड चलने लगा, तो फिर मजबूरन लेना ही पड़ा एंड्रॉइड का मोबाइल। और बाद में नहीं, आजकल को टॉक बैक भी खत्म हो, अब नए स्क्रीन रीडर्स आए, जिस तरह हम जिसो की बात आ रही है वो डेवलप हो रहा है। या नया कुछ दिन पहले ही नया स्क्रीन रीडर आ गया है, प्रोटन स्क्रीन रीडर। तो अच्छा, तो ये चीज है। तो इसकी वजह से फिर ये जब पता चलता है और हमारे जैसे ही दूसरे लोग, हमारे दोस्त लोग, वो अच्छी तरह से जब हैंडल कर सकते हैं तो फिर बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई, मेरा दोस्त इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा। तो मैंने 2017 में ये मोबाइल लिया था, कौन सा क्या कहते हो, 2000 में एंड्रॉइड का मोबाइल लिया था। अभी यार नाम याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, कंटिन्यू कीजिए। कोई तो नाम था कंपनी का, याद नहीं आ रहा अभी मेरे पास सैमसंग है, तो सैमसंग का मोबाइल चलाता हूँ अभी। देखिए, अगर आप साइटेड लोगों के सामने अपना मोबाइल चलाते हो, वो कह रहे हैं, हालांकि वो हाई क्वालिफाइड होते, वो कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता, आप क्या कह रहे हैं, ये क्या करते हो, इनका क्या है, ये इनको क्यों नहीं वो समझ आता है साइटेड लोगों को? नहीं, सवाल समझ में नहीं आया। मतलब मेरा मतलब है, अगर हम साइटेड लोगों के सामने मोबाइल चलाते हैं, वो कह रहे हैं आप कैसे चलाते हो, ये किस तरह करते हो, मतलब वो कोई रहते हैं, चकित सा, मतलब कि हैरान वो कर रह जाते हैं। हैरान हो जाते हैं। सही बात है। तो उनको विश्वास नहीं पड़ता ना, कि विश्वास नहीं आता है उनको कि भाई एक मोबाइल कैसे चला सकते हैं। हम तो देख के चला सकते हैं, लेकिन ये कैसे चला सकते, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई टॉक बैक सब कुछ बताता है। इनके लिए नया है सब कुछ। तो उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई टॉक बैक सिस्टम जो है, वो जो भी स्क्रीन में आपको दिखाई देता है वो सब हमको पढ़ के दिखाता है, और पढ़ के दिखाने के बाद हम ऑपरेट कर सकते हैं भाई। और ये इजी है, हम करके दिखाते हैं तो फिर वो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्या बात है, तो आप हमसे भी अच्छा कर लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं। यही है, यही। तो
तो अब मैं आता हूँ जो आपने कहा मैं टेलीफोन ऑपरेटरिंग में काम भी करते थे पहले, मतलब उसमें खाली आप ही ब्लाइंड हो या उस वक्त कोई और भी था? नहीं, मैं खुद ही एक ही अकेला ब्लाइंड था कंपनी में पूरे, और बाकी दूसरा कोई नहीं था, बाकी सभी नॉर्मल थे। लेकिन कुछ नंबर अगर चाहिए, कुछ जो भी हो, वो मेरे पास से ही सब लेते थे। यानी कंपनी का मालिक भी, वो भी मेरे पास से ही नंबर लेते थे कि भाई फला का नंबर लगा के दो, तो मुझसे ही मांगा करते थे और किसी से नहीं मांगा करते थे। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा सर किया आपने काम। तो फिर उनको विश्वास हो गया था कि ये प्रॉपर लगाएगा नंबर। जी हाँ जी। बस आपसे अब खाली 2 क्वेश्चन करना चाहूँ लास्ट के, बस क्योंकि अब तो टाइम होता जा रहा है बहुत। ये बताइए, आप लाइफ में कितने खुश हैं अपनी इस लाइफ में? क्योंकि आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, कभी उधर कभी इधर, कभी मतलब स्कूलिंग, फिर उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी आपने काम किया है, इस टाइम भी काम कर रहे हैं आप, तो आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं लाइफ में, बहुत खुश हूँ। वैसे तो फाइट बहुत की है मैंने, संघर्ष बहुत किया है, और इस संघर्ष में मेरी घर के सभी, उन्होंने भी सहायता की है, सहयोग दिया है। मेरी मिसेस या मेरी लड़कियां, उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है, अभी भी देते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है, मैं जॉब पे जब जाता था तो ऐसा लगता था कुछ फ्री हूँ मैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो और मैं बिजी हो गया हूँ, और उसमें भी मिसेस मुझे कोऑपरेट करती है कुछ भी, जो भी काम करना हो तो वो कहती है कर लो तुम्हारा काम। तो ज्यादा बिजी अब मैं रिटायरमेंट के बाद हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे ये बात, इसलिए मुझे कभी बोर नहीं होता। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अब क्या आप रिटायर हो गए हो? हाँ, रिटायर हो गए, तो फिर आप भी बोर होते होंगे, आपको बहुत बोर होता होगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ बोर नहीं, पहले होता था, अब नहीं बोर होता हूँ, अब ज्यादा ही मैं उत्साहित हूँ। आप अब भी खुश है मुझे उससे पहले, अब आप खुश ज्यादा? हाँ जी, हाँ ना, बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा सर कि रिटायर होने के बाद भी आपने अपना मतलब काम नहीं छोड़ा, मतलब अपने आप को बिजी रखा, चाहे दिन विशेष में एंगेज रखा हर एक चीज में, हर एक नए सर। मेरा यही कहना है कि सब लोगों को जो भी हो रिटायरमेंट के बाद, या जो अभी जिनके पास फुर्सत है, काम नहीं है, तो खुद को बिजी कर ले कहीं ना कहीं। जो भी आपका शौक हो, जो भी आपके हॉबीज हो, तो उसमें आप खुद को बिजी कर लो, एंगेज कर लो, तो आप कभी भी, आपको कभी बोर नहीं होगा। ये अपनी लाइफ है, बहुत बोर चल रही है भाई, तो दूसरों को भी आनंद मिलता है। आपके हॉबी अब अगर संभालते हो, मान लीजिए कि हम गाने की चाहतमंद है, या हॉबी हमारी गाने की, तो गाइए गाना। अभी मीडिया भी इतना बहुत चल उठा है, तो मीडिया पे डाल दो ना गाने आपके भी, और लोगों को भी आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम भी बिजी हो जाएंगे और दूसरों को भी आनंद मिलेगा, और मजा आएगा। फिर जीने का मजा कुछ और ही है ना। बहुत ही अच्छा। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और नेगेटिव आपकी जो विचारधारा है उसको निकाल कर पॉजिटिव विचारधारा के साथ आप जियोगे, तो जरूर आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिंदगी एक ही बार मिलने वाली है भाई, और ये मिली है, उसको अच्छी तरह से गुजारना हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है। हाँ जी। तो ये बताइए सर कि आज ये अब लास्ट सवाल है आपके लिए। हाँ जी। कि क्या लेसन देना चाहते हैं आप पूरे इस समाज को, जो हम ब्लाइंड है, जो डिपेंड है, हाँ जी, हाँ, जो मतलब जो डिपेंड रहते हैं, जो वो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, अब क्या होगा, लेसन चाहे अब। हाँ, वही तो मैं अभी भी कहा था मैंने, और आगे भी कहूंगा कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति जो है, उन्होंने खुद को जितना सेल्फ डिपेंड हो, उतना सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, हर चीज हम कर सकते हैं, सिर्फ दिखता नहीं है, इतनी सी बात है, और उसको आप
माइनर करके प्लस आप में जो कुछ है उसको आगे उसको बढ़ावा दीजिए, उसको प्रेरणा दीजिए। ये तो माइनर चीज है, वो माइनर, और ये इसमें तो कुछ तब्दीली होने वाली नहीं है। आज हमें दिखता नहीं है, कल हमको दिखने लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो चमत्कार नहीं होगा ना। तो फिर वो उस चमत्कार की आप क्यों ये कर रहे हैं, राह देख रहे हो? अभी आपके पास जो है उसको ही मोटिवेट करो और नया सीखने की कोशिश करो। और जो भी जितना आप सेल्फ डिपेंड स्वावलंबी होना चाहते हैं, हो सकते हैं, उतना होना चाहिए हर व्यक्ति में। अगर ये करें, और एक बात खास है कि आजू बाजू में बहुत ही लोग आपके जैसे दोस्त हैं या सहेलियां हैं, तो उनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं ना भाई। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे पहले 2-3 लोग कॉलेज में थे हमारे जैसे ही, तो वो कैसे सीखते हैं वो देखकर हम भी सीखने लगे। अच्छा, ये फेडरेशन की संस्था चल रही थी, वहां भी मैं वहाँ सेक्रेटरी था हमारे पुणे यूनिट का। तो वो मुंबई वाले या दिल्ली वाले ये रुंगठा जी वगैरह, वो अगर हमारे जैसे, उनको भी दिखता नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हमको भी हम भी उसके होने के जैसे हैं। तो ये मोटिवेशन खुद में आप पैदा करके अपना डेवलपमेंट खुद करना चाहिए। कोई आपको ये सिखाने नहीं आएगा कि भाई चलो आप ये ऐसा ऐसा सोशल वर्क करो, चलो आप ऐसा करो, ये सिखाने के लिए और ये सीखने के लिए कहीं स्कूल में नहीं मिलता है, कोई स्कूल नहीं इसकी। तो हमें खुद को विचार करके और उसको अच्छी तरह से हमारे में तब्दीलियां लानी चाहिए, ये मेरा कहना है। कोई ब्लाइंड ऐसा, बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई एंड्रॉइड नहीं आता है यार क्या, और सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। क्यों नहीं सीख सकते? एक तो आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, ये खास बात होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ हो जाए, ये घबराते हैं, अरे मेरा मोबाइल है 10,000 का 15,000 का, कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा। नहीं, उसके बाद अच्छा है, इनकमिंग आता है उतना ही ले लो, आउटगोइंग के लिए हम दूसरे किसी से करवा लेंगे। तो ये बात होती है, भाई हो जाने तो, कुछ जो हो जाएगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता मोबाइल के लिए। तो छोटी छोटी जो मोबाइल है, कंप्यूटर तो फिर आगे की बात है, कंप्यूटर कब आएगा फिर आपको, अगर मोबाइल ही नहीं आप हैंडल कर सकते। तो मेरा यही कहना रहेगा सभी लाइन लोगों को कि भाई जितने भी आपके पास माइनर जो है या विचारधारा नेगेटिव है, वो नेगेटिव विचारधारा सब निकाल दो और पॉजिटिव थिंकनेस रख के और सेल्फ डिपेंड खास करके होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड रहना, काम करना, सेल्फ डिपेंड। मैं घर में ट्यूबलाइट बदलता हूँ, बल्ब बदलता हूँ, नल का कुछ को टूट गया, फूट गया, नल लीकेज हो गया, वो बदल देता हूँ। कितना में अभी मुझे लगता है लगते नहीं, मतलब ये नहीं लगते हैं कि ये एक ब्लाइंड है, सीधे लगते हैं एक साइटेड पर्सन है। साइट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं सिलेंडर का कॉक बदल लेता हूँ, रेगुलेटर चेंज कर लेता हूँ, सिलेंडर लगा लेता हूँ। तो भाई मैं कर सकता हूँ तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों करना ही चाहिए, मेरा यही कहना रहता है हर व्यक्ति को कि आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो सादी सादी बातें हैं, सादी सादी चीजें हैं। ट्यूब लगाना, बल्ब लगाना, ये तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन लोगों को, साइटेड लोगों को ये बहुत अजूबा लगता है कि अरे बाप रे, इन्होंने ट्यूब लगाई, इन्होंने बल्ब लगाया, उनको बहुत अजूबा लगता है। तो ब्लाइंड लोगों को दंग रहकर हो जाते हैं। तो ब्लाइंड लोगों से ये कहना है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इससे हमें ये नसीहत मिलता है, हमको अपने पैरों पर रहना चाहिए, ना कि किसी और के सहारे। बहुत से सर हाँ जी आपसे आप सर है कि आप में बहुत से उपदेश छुपे हुए हैं, जो आपसे उपदेश हमें मिला, मतलब बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला सर। दूसरों पर निर्भर क्यों रहे? मेरा यही कहना है कि दूसरों पर क्यों निर्भर रहते हो? अगर मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मान लीजिए कि मेरा फंक्शन है और फंक्शन में कहीं जाना है मुझे, तो फंक्शन में जाने के लिए आपके पास अगर कोई सहायता नहीं हो आपके पास,
या तो फिर आपके पास कोई गाइड नहीं हो तो फिर आप फंक्शन नहीं जाओगे। फंक्शन में जाना तो मैं तो आवश्यक है, आपको जाना ही है, तो फिर क्या करोगे? निकालो ना अपनी स्टिक, निकालो मोबिलिटी अपनी, हाँ डेवलप करो, स्टिक निकालो अपनी, निकलो। क्या रास्ते में सहायता करने वाले बहुत लोग हैं, कहाँ जाना है उनको बता दिया तो वो छोड़ देते हैं, जगह पे लेकर छोड़ देते। और आजकल तो वही रिक्शा, ओला, तुम्हारा उबेर, ये सब कुछ आ चुका है, तो भाई आप फोन के ऊपर से आप उनको बुला सकते हैं और चाहे वहाँ छोड़ सकते हैं वो लोग। पहले जैसा अभी रहा नहीं है कि भाई अभी बस कैसे मिलेगी, रिक्शा कैसे मिलेगी, ऐसी तो ये बात नहीं रही है। अभी तो फोन पे रिक्शा आ जाती है, फोन पर आप उबेर बुक कर सकते हो या ओला बुक कर सकते हो, है ना। तो इतना वैसे अभी ये बहुत अच्छा हो गया, अभी मोबिलिटी बहुत अच्छी, अपनी खुद को मोबिलिटी अपनी डेवलप करनी चाहिए। और ये यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि मोबिलिटी की शिक्षा हर ब्लाइंड स्कूलों में देनी चाहिए, और वो भी पहली कक्षा से देनी चाहिए। बहुत स्कूलों में ये नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना रहेगा, सब बहुत ब्लाइंड स्कूलों में मोबिलिटी की शिक्षा नहीं दी जा रही है, मिलती नहीं है, और जो मिलती है तो वो 10वीं 9वीं में आता है तब वो उस वक्त देती है। तो ये मोबिलिटी कंपल्सरी एक विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए ब्लाइंड स्कूलों में, पहली से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर। फिर उसमें आप करिकुलम बना दीजिए मोबिलिटी का, पहली में क्या होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, तीसरे में क्या होना चाहिए, 10वीं में क्या होना चाहिए, लेकिन वो कंपल्सरी मोबिलिटी का ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए ब्लाइंड स्कूलों में। तब कहीं हमारे ब्लाइंड और अच्छी तरह से यहाँ वहाँ मोबिलिटी हो सकते हैं। जी तो शगुफ्ता, बस हाँ जी, बहुत अच्छा सर, आज बहुत अच्छा ये इंटरव्यू। तो सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर खुदा ने चाहा हम आपको फिर किसी प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, लेंगे फिर प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप बताइए आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू दिया, मुझे कुछ मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और अगर आप फिर जब भी बुलाएंगे तो जरूर मैं बुलाएंगे, आपको हम जरूर बुलाएंगे, जरूर, क्योंकि बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, बहुत कुछ किसी और विषय पर बुलाएंगे सर। तो सर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आदाब। हाँ तो शगुफ्ता, क्या लगता है आपको, हमें भी चलना चाहिए अब? हाँ, क्योंकि बहुत देर, क्योंकि घड़ी तो अब क्योंकि ये वक्त की कमी होती है, वरना बहुत अच्छा रहा है। और हम करते हैं, और इंटरव्यू करते हैं, हम आपसे बातें करते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। मैं था आपका दोस्त यासिर नूरानी, आज के मेहमान थे नारायण जंजोड़े सर, मेरे साथ थे शगुफ्ता। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।